हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। एंड यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, कॉम्बो ऑफर यूपीपीजीटी एग्जाम एंड आपके बिहार स्टेट परीक्षा और जीएससी एग्जाम के लिए यहाँ पर अभी चल रहा है, जिसमें कुछ छूट दी जा रही है। सिंगल अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। कॉम्बो ऑफर में प्रैक्टिस सेट के साथ ही समाजशास्त्र के नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जीआईसी एग्जाम के लिए अगर हम जीएस की बात करें तो उसका भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। ये सभी आपको यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी। जीडीसी एग्जाम, ठीक है, हाँ, जीडीसी एग्जाम की बात करें तो ये भी इसका प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपको। इसके अलावा उसका जीके का थर्ड पेपर का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यूजीसी नेट के लिए आप सभी बोल रहे थे प्रैक्टिस सेट के लिए, तो ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है। एंड एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आपको यहाँ पर एमपी सेट एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बात की जाए यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं इससे जुड़ी हुई तो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया था। मानवतावाद और बुद्धिवाद पश्चिमीकरण का एक अंग है, ये किसका कहना था? योगेंद्र सिंह का कहना था। ठीक है, किसने कहा था? योगेंद्र सिंह ने कहा के द्वारा ये बात कही गई थी। ऑप्शन यहाँ पर क्या था? विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आधुनिकता को ये एक सांस्कृतिक सार्वभौमिक प्रघटना बताते हैं। आधुनिकता क्या है? आधुनिकता है क्या? आधुनिकता एक सांस्कृतिक व सार्वभौमिक प्रघटना है। ठीक है, ये किसका कहना है? योगेंद्र सिंह का कहना है। ठीक है, संस्कृतिकरण के बारे में आप जानते ही हैं कि संस्कृतिकरण के बारे में इन्होंने क्या कहा था? संस्कृतिकरण एक अग्रिम समाजीकरण है, अग्रिम समाजीकरण या विचारधारा ग्रहण की प्रक्रिया है। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, निम्न में से कौन लोक संस्कृति का स्रोत नहीं है? लोक कथा, लोक साहित्य, पौराणिक कथाएं और अनुसंधानात्मक साहित्य। बताए, लोक संस्कृति का नहीं है तो यहाँ पर अनुसंधानात्मक साहित्य होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। लोक संस्कृति की अगर हम बात करें तो ये इस अवधारणा के जनक कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, लोक समाज एवं कृषक समाज की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? ऑप्शन है यहाँ पर मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एमएन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। लोक समाज एवं कृषक समाज की अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट है किसके? रॉबर्ट रेडफील्ड के। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड है। रॉबर्ट रेडफील्ड की अगर हम अवधारणाओं के बारे में बात करें तो ये किसके द्वारा, इनके द्वारा कौन कौन से दिए गए हैं? कृषक समाज है। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा इन्होंने दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें लघु समुदाय, ठीक है, लिटिल कम्युनिटी वाला लघु समुदाय हो जाएगा। लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा है, लघु व दीर्घ परंपरा हो जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इनका हो जाएगा। और लोक समाज हो जाएगा, जो भी आप प्रश्न में देख रहे हैं। इसके अलावा लोक संस्कृति है। ये सभी कॉन्सेप्ट्स इनके हो जाएंगे। कृषक समाज को इन्होंने क्या कहा था? कृषक समाज को इन्होंने अवशिष्ट समाज कहा था। इनका कहना था कि जब हम ग्रामीण समाज से जनजाति समाज को अलग कर देते हैं, रूरल सोसाइटी से जब हम ट्राइबल सोसाइटी को अलग कर देते हैं, तो जो बचा हुआ शेष भूभाग होता है उसको ये अवशिष्ट समाज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एसडी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने का जो
वर्ष है, निर्धारित वर्ष है, कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर 2025 है, 2030, 2070 या फिर 2029। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट क्या होगा, 2030 होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए धर्म की अपनी समाजशास्त्री व्याख्या में दुर्खिम ने कुछ अवलोकन यहाँ पर किए हैं और वे कौन से बात उन्होंने बताए हैं ये यहाँ पर बताना है। देखिए 4 यहाँ पर दिए गए हैं। धर्म एक मानसिक रोग है, धर्म का मानवीकरण ही प्रभु है, कष्ट पा रही मानवता को धर्म मुक्ति देता है, परलोक का राज्य गौरवान्वित समाज है। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। देखिए जब हम दुर्खिम की बात करते हैं और धर्म की उत्पत्ति के अंदर बात करते हैं तो दुर्खिम से पहले जो मैक्स मूलर के द्वारा प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया गया था, टाइलर के द्वारा जो जो आत्मावाद का जो सिद्धांत दिया गया था, उन सभी सिद्धांतों की आलोचना करते, उन सभी सिद्धांतों का खंडन करते हुए दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। अच्छा बात ये आती है कि किस पुस्तक में दिया था, ठीक है, किस पुस्तक में दिया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप याद रखेंगे द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है, ठीक है, जो कि 1912 में आती है, 1912 में ये पुस्तक आती है, इसमें इन्होंने दिया था। ठीक है, इनका क्या कहना था कि विश्वासों और व्यवहारों की स्वतंत्र व्यवस्था ही धर्म है। विश्वासों व व्यवहारों की स्वतंत्र व्यवस्था क्या है, धर्म है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कुछ फैक्ट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। समाज को वास्तविक देवता बताया था इन्होंने, समाज वास्तविक देवता है, ये इनका कहना था। ठीक है, और इसके अलावा आप याद रखेंगे धर्म पवित्र है। ठीक है, धर्म को पवित्र बताया था, जादू और विज्ञान को अपवित्र बताया है इन्होंने, दुर्खिम ने। ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो यहाँ पर आपको फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, इन्हें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस पुस्तक में दिया है ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर विकल्प बी, समाज का मानवीकरण ही प्रभु है और कष्ट पा रही मानवता को धर्म मुक्ति देता है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, परिवार के कार्यों को निम्नांकित 6 वर्गों में किसने विभाजित किया। भावनात्मक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, संरक्षणात्मक, धार्मिक और शैक्षणिक यहाँ पर प्रकार बताए गए हैं परिवार से संबंधित। ये 6 प्रकारों की बात परिवार से जुड़े हुए किसने की है यहाँ पर बताया। देखिए ऑप्शंस में मैकेवो, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, जी स्पोर्ट ग्रीन यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑगबर्न एंड निमकॉफ होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने, ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने सोशल चेंज के बारे में क्या कहा था, इन्होंने कहा था भौतिक और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। याद रखिएगा, भौतिक व अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन, भौतिक व अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक व अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, ये किसका कहना है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ का कहना है। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत इन्होंने दिया था, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, ऑगबर्न के द्वारा। और ये इन्हें क्या कहा जाता है, ऑगबर्न को सांस्कृतिक निर्धारणवादी। ठीक है, सांस्कृतिक निर्धारणवादी में ऑगबर्न का नाम आता है, ये भी आपको याद रखना है। संस्कृति के 2 प्रकार, भौतिक और अभौतिक संस्कृति इन्होंने बताए थे, और इसमें ही परिवर्तन, भौतिक और अभौतिक संस्कृति में ही परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, ये भी इनका कहना था। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, संघर्ष समाज की स्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं, या किसने कहा, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज सी मिल्स, राइट मिल्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संघर्ष समाज की स्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं है। यह बात किसके द्वारा कही गई है, किसने कहा है, कार्ल मार्क्स ने कहा है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा है। ये यहाँ पर इनका जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, वर्ग संघर्ष का है, ये इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य, सरप्लस वैल्यू है ना, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। और
संरचना के 2 प्रकार इन्होंने बताए थे, अधोसंरचना और अधिसंरचना। ठीक है, ये भी इनका पूछा जाता है। अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है, ये भी इनके द्वारा बात कही गई है। और आपको ये भी याद रखनी है कि आर्थिक निर्धारणवादी में किसका नाम आता है, किसको कहा जाता है, आर्थिक निर्धारणवादी। तो आर्थिक निर्धारणवादी किसे कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, स्वयं में वर्ग है। ठीक है, स्वयं में वर्ग है, स्वयं के लिए वर्ग है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इनके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, दुर्खीम के अनुसार सर्वाधिक प्रकार का धर्म क्या है, जीववाद, जादू या माना, टोटेमवाद, प्रकृतिवाद। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं देखकर। और यहाँ पर एक बात ये भी याद रखेंगे, इनकी एक जो पुस्तक है दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल है, आप जानते होंगे इसको। इस पुस्तक को इन्होंने क्या कहा था कि यह समाजवादियों की बाइबल है। समाजवादियों की यह पुस्तक क्या है, बाइबल मानी जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, दुर्खीम ने धर्म का प्रकार किसे बताया था, टोटेमवाद। टोटेमवाद का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, दुर्खीम के द्वारा दिया गया था। अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। अरुंटा जनजाति है कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है अरुंटा जनजाति, जिस पर इन्होंने फील्ड वर्क करके ये कॉन्सेप्ट दिया है, इसे आप याद रखेंगे। और धर्म का प्रारंभिक स्वरूप इन्होंने बताया था टोटेमवाद को। ठीक है, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसी पूर्व अपराधी द्वारा सामाजिक मानकों का अनुपालन किसका उदाहरण कहा जा सकता है। ऑप्शन है यहाँ पर समाजीकरण, पुनः समाजीकरण, विसमाजीकरण या फिर असामाजीकरण। बताएं क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर पुनः समाजीकरण होगा। ठीक है, पुनः समाजीकरण होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समाजीकरण की अगर हम बात करें, ठीक है, समाजीकरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसने बात की थी, सोशलाइजेशन की, जीएच मीड ने, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा सबसे पहले समाजीकरण की बात की गई थी। यह कैसी प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है। और सीखने की प्रक्रिया है तो यह जीवन प्रयत्न चलती है। ठीक है, यह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया, इसे याद रखेंगे। ये चेतन प्रक्रिया है। ठीक है, याद रखिएगा, चेतन प्रक्रिया है, निरंतरता पाई जाती है इसमें। या अगर हम कहें गतिशील प्रक्रिया है। प्रारंभिक अवस्था इसकी बाल्यावस्था हो जाएगी। महत्वपूर्ण अवस्था, महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था से किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था, महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था से किशोरावस्था हो जाएगी। और व्यक्ति या बच्चा जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के ही मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से विशेषताओं से जुड़ा हुआ प्रश्न एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर अगर हम और जीएच मीड की बात करें तो इन्होंने क्या कहा था, स्व का जो विकास है, ठीक है, स्व का विकास, सेल्फ डेवलपमेंट को ही इन्होंने क्या कहा था, समाजीकरण। ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट को ही इन्होंने क्या कहा था, समाजीकरण का कहा था। स्व का विकास ही क्या है, समाजीकरण है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जनसंख्या का पिरामिड निम्न में से किसका चित्रात्मक प्रतिनिधित्व करता है, प्रजनन शक्ति एवं बहुजनता, किसी प्रदत्त समाज पर आयु, लिंग वितरण, मृत्यु दर एवं रुग्णता की दर, प्रजनन शक्ति एवं मृत्यु दर यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर होगा किसी प्रदत्त समय पर आयु, लिंग वितरण, ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यह किसका कथन है कि समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय, ऑप्शन देख लीजिए, स्पेंसर है, डार्विन है, दुर्खीम और मेलानोव्स्की यहाँ पर दिया गया है। समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है, ये बात किसके द्वारा कही गई है, हर्बर्ट स्पेंसर। डार्विन ने उद्विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, उद्विकास सिद्धांत के जनक कौन है, डार्विन है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का दिया था। अक्सर यहाँ पर गलती हो जाती है बच्चों से। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का
सिद्धांत दिया था। उद्विकास का अगर पूछा जाता है तब वहां पर डार्विन हो जाएंगे, और सामाजिक डार्विनवादी के नाम से किसे जाना जाता है, स्पेंसर को जाना जाता है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। समाज सरलता से जटिलता की ओर बढ़ते हैं, या समाज का विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है, इस तरह से इनका स्पेंसर का स्टेटमेंट आता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र के संस्थापकों में से कईयों का विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर समाज विज्ञान को बनाना संभव होगा। इस गमन मार्ग को क्या कहते हैं? ऑप्शंस देख लीजिए। यहाँ पर सकारात्मकतावाद है, विकासवाद, व्यवहारवाद और घटना क्रिया विज्ञान यहाँ पर दिया गया है। देखकर बताइए सही क्या होगा, क्या कहा जाएगा इसमें? यहाँ पर सकारात्मकतावाद होगा, ऑप्शन ए, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। भूमिका की मांग में जब कठिनाई अनुभव की जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन देख लीजिए। अंतर भूमिका, भूमिका में विभिन्नता, भूमिका दबाव, भूमिका की अस्पष्टता। यहाँ पर भूमिका दबाव होगा, ठीक है, भूमिका दबाव होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। शिक्षा के कार्य बताएं। संस्कृति का संचरण, 4 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है संस्कृति का संचरण, सामाजिक संश्लेषण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संकट है। शिक्षा के कार्य तो देखिए, संस्कृति का संचरण, सामाजिक संश्लेषण और सामाजिक नियंत्रण, ये यहाँ पर होगा, सामाजिक संकट नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जिस माध्यम से किसी संगठन के घटकों में एकजुटता आती है, जिससे संगठन एक होता है? ऑप्शन है यहाँ पर सामाजिक संगठन, सामाजिक संश्लेषण, सामाजिक संकट या फिर सामाजिक संस्था। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सामाजिक संश्लेषण होगा, ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक संगठन एक मस्तिष्क की तरह है जो समस्त समाज को चलाता है। ऑप्शन देख लीजिए। पार्सन्स, C.H. कूले, कार्ल मार्क्स, गिडेंस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक संगठन एक मस्तिष्क की तरह है जो समस्त समाज को चलाता है, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक संगठन एक मस्तिष्क की तरह है जो समस्त समाज को चलाता है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर कूले होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, चार्ल्स कूले यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कूले की अगर हम बात करें तो कूले ने भी यही कहा था कि स्व का विकास समाजीकरण है, और समाजीकरण से संबंधित इनका सिद्धांत आत्मदर्पण का था, ठीक है, आत्मदर्पण का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इनका ये भी कहना था कि जो सेल्फ एंड सोसाइटी है, स्व और जो समाज है, वो क्या है? दोनों जुड़वा है, दोनों जुड़वा है। प्राथमिक समूह की अवधारणा इनकी है। अर्ध प्राथमिक समूह का भी कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। तो ये सभी जो अवधारणाएं हैं ये किसकी हो जाएंगी? ये कूले के द्वारा दी गई हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी है सही। प्रश्न है, समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन था? ऑप्शंस देख लीजिए। यहाँ पर प्लेटो, सुकरात, थॉमस एक्विनस, कॉम्ट यहाँ पर दिया गया है। समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन था? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगस्त कॉम्ट हो जाएगा, ठीक है, अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक है, ठीक है, समाजशास्त्र के जनक है। इन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी है, ठीक है, ज्ञान के 3 स्तर या हम कहें 3 नियम ज्ञान के, ये इन्होंने बताए हैं। विज्ञान का वर्गीकरण इन्होंने दिया है। और एक किसी का प्रश्न आया था कमेंट बॉक्स में, उन्होंने कहा है जो विज्ञान का वर्गीकरण किया था, ठीक है, इसमें किस विषय की सबसे पहले बात की? इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और सही क्रम में लगाने को भी आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने गणित शास्त्र की बात की थी, ठीक है, गणित शास्त्र की बात की थी। फिर उसके बाद इन्होंने खगोल शास्त्र, ठीक है, खगोल शास्त्र की बात की है। फिर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, और समाजशास्त्र की इन्होंने बात की है, ठीक है।
समाजशास्त्र की। तो सबसे पहले मैथ्स की इन्होंने बात की, फिर एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिर सोशियोलॉजी की बात की है। उन्होंने कहा था कि पहले खगोल शास्त्र आएगा, खगोल शास्त्र नहीं, पहले गणित शास्त्र की बात की गई है, फिर उसके बाद खगोल शास्त्र की बात की गई है, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिर बायोलॉजी, फिर सोशियोलॉजी की बात की है। ये सही क्रम में लगाने को आता है और पूछ लिया जाता है सबसे पहले किस विषय की बात की है अगस्त्यकॉम ने अपने विज्ञान के वर्गीकरण में। तो इस तरह से प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं, तो सही क्रम में आपको यहाँ पर बताया गया, इसे ऐसे आप याद करें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, स्त्रीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? किंग्सले डेविस, पार्सन्स, दुर्खीम, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। दुर्खीम तो आधुनिकता को क्या कहते हैं? आधुनिकता बढ़ता हुआ स्त्रीकरण है, आधुनिकता बढ़ता हुआ स्त्रीकरण है, आधुनिकता बढ़ता हुआ स्त्रीकरण है, ये किसका कहना है? ये दुर्खीम का कहना है। यहाँ पर स्त्रीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत यहाँ पर किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर का हो जाएगा। ठीक है, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो फंक्शनलिज्म का थियरी है, कॉन्सेप्ट है, वो इनके द्वारा दिया गया था, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, और उनके सिद्धांत की जो आलोचना है वो किसने की थी? ट्यूमिन ने की थी। कुछ प्रश्न इस तरह से भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पार्सन्स ने भी दिया है सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत, पार्सन्स के द्वारा भी दिया गया है। अगर पूछ लिया जाए मतलब कि विकल्प में किंग्सले डेविस विल्बर्ट मूर ना हो तो पार्सन्स हो, तो आपको पार्सन्स को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर देखिए, समुदायों में परिवर्तन आते हैं क्योंकि समाज गतिशील है, समाज क्रांतिकारी है, समाज परिवर्तन को पसंद करता है, समाज स्थिर है। और यहाँ पर अगर हम मैक्स वेबर की बात करें, ठीक है, मैक्स वेबर यहाँ पर दिया गया है, तो मैक्स वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण के आधार कितने बताए थे? 3 बताए थे। एक तो इन्होंने आर्थिक को बताया था, ठीक है, आर्थिक बताया, दूसरा इन्होंने सामाजिक को बताया था, और तीसरा इन्होंने राजनीतिक को बताया था। ठीक है, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। आर्थिक के संदर्भ में इन्होंने वर्ग को परिभाषित किया, सामाजिक में इन्होंने परिस्थिति की, अगर हम बात करें उसकी की है उन्होंने, और राजनीतिक में इन्होंने दल की बात की है। तो वर्ग, परिस्थिति, दल, ये 3 आधार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इस तरह से भी आधार पूछ लिए जाते हैं। तो सामाजिक स्त्रीकरण का अगर हम कहें त्रिआयामी सिद्धांत, या अगर हम कहें बहुआयामी सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है? मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और इस सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? आंद्रे बेत्ते ने किया था। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, समुदायों में परिवर्तन आते हैं क्योंकि समाज गतिशील है, समाज क्रांतिकारी है, समाज परिवर्तन को पसंद करता है, समाज स्थिर है। बताए यहाँ पर सही क्या होगा? समाज गतिशील है, इस वजह से समाज में, समुदायों में, कम्युनिटी में चेंज जो है देखने को हमें मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसी अनुसंधान के निर्णयों को दोहराने की योग्यता को क्या कहा जाता है? वैधता, विश्वसनीयता, चमत्कारिकता, जवाबदेही यहाँ पर है। तो अनुसंधान के निर्णयों को दोहराने की जो योग्यता होती है उसे हम क्या कहेंगे? विश्वसनीयता कहेंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, विश्वसनीयता कहेंगे, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने यह कहा है कि एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक स्वरूप होता है? ऑप्शन देख लीजिए, किम्बॉल, यंग, मैकेवर, जिन्सबर्ग, गिलिन, यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक स्वरूप होता है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? ये किसका कहना है? गिलिन का कहना है। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम है कल्चरल सोशियोलॉजी। ठीक है, कल्चरल सोशियोलॉजी इनकी पुस्तक है, ये भी आपको याद रखनी है बात। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक द मदर्स के लेखक कौन है? मार्गरेट मीड, मार्गरेट थैचर, ब्रिफोल्ड, किंग्सले डेविस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। द मदर्स के लेखक कौन है? किसके द्वारा द मदर्स लिखी गई है? ब्रिफोल्ड के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, द मदर्स किसकी है? ब्रिफोल्ड की पुस्तक है, ये भी आपको याद रखनी है। और परिवार की उत्पत्ति से संबंधित मात्र सत्तात्मक का सिद्धांत इन्होंने दिया है। परिवार की उत्पत्ति से संबंधित मात्र सत्तात्मकता का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? ब्रिफोल्ड के द्वारा दिया गया है। प्रश्न है, किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद के भूमिका नहीं होती, यह कथन किसका है? ऑप्शंस है यहाँ पर, आर.के. मर्टन, एस.एफ. नाडेल, रॉबर्ट पार्क, रॉल्फ क्लिंटन। बताएं। यहाँ पर भूमिका, अगर हम मर्टन के कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो भूमिका सकुल की बात की गई है, रोल सेट है ना, बहुल भूमिका, ये इनका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नाडेल की अगर हम बात करें तो भूमिका जाल की है।
रोल नेटवर्क, भूमिका जाल हो जाएगा, ठीक है। संबंधात्मक भूमिका है, संबंधात्मक भूमिका। फिर इसके अलावा गैर संबंधात्मक भूमिका है, गैर संबंधात्मक भूमिका हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये किसके हैं, नाडेल के द्वारा दिए गए हैं, और यहाँ पर रॉल्फ लिंटन होगा। और ध्यान रखेंगे आप सबसे पहले, ठीक है, सर्वप्रथम परिस्थिति व भूमिका का, स्टेटस एंड रोल का व्यवस्थित अध्ययन, या अगर हम कहें व्यवस्थित वर्णन किसने किया है, वो रॉल्फ लिंटन ने किया है, ठीक है। किस पुस्तक में, द स्टडी ऑफ मैन, द स्टडी ऑफ मैन में किया है। और ये कब आती है, द स्टडी ऑफ मैन 1936 में आती है, इंपॉर्टेंट है। परिस्थिति के दो इन्होंने प्रकार भी बताए थे, ठीक है। परिस्थिति के दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति की बात किसने की है, लिंटन ने की है। और इन दोनों परिस्थिति में अंतर किसने किया है, ये भी कुछ इस तरह से प्रश्न किया जाता है, तो अंतर भी किसने किया था, लिंटन ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। प्रदत्त परिस्थिति जो व्यक्ति को जन्म से ही मिल रही है, ठीक है, जन्म से, कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, तो ये व्यक्ति को जन्म से मिल रही है। और अर्जित परिस्थिति की अगर हम बात करें तो व्यक्ति से योग्यता से प्राप्त करता है, ठीक है। वो IAS ऑफिसर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, टीचर बन रहा है, तो वो उसने अर्जित की है। यहाँ पर इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, द साइंस ऑफ कल्चर पुस्तक संबंधित है, ऑप्शन देख लीजिए, टाइलर, लेस्ली वाइट, विस्लर फ्राइड, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पुस्तक पूछी जा रही है द साइंस ऑफ कल्चर, किसकी है द साइंस ऑफ कल्चर, बताएं द साइंस ऑफ कल्चर किसकी है, द साइंस ऑफ कल्चर किसकी है, द साइंस ऑफ कल्चर लेस्ली वाइट की है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। टाइलर की अगर हम बात करते हैं, टाइलर प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है, और मे बी ये जहाँ तक सही है 1871 में आती है प्रिमिटिव कल्चर, ठीक है। ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। और इनके अगर हम कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करते हैं, अवधारणाओं की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी है, एक तो अगर हम बात करते हैं परिहार, ठीक है, परिहार संबंध की बात इन्होंने की है, ठीक है। आत्मावाद का सिद्धांत, धर्म की उत्पत्ति से संबंधित आत्मावाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है। अवशेष की अवधारणा इन्होंने दी है। एक है इनका सांस्कृतिक अवशेष, कुवैत की प्रथा, कुवैत प्रथा की बात इन्होंने की है। तो और एक माध्यमिक संबोधन, ठीक है, माध्यमिक संबोधन। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये टाइलर के यहाँ पर बताए गए हैं, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही क्या है, वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, या जिसे हम कहते हैं भूमंडलीकरण। पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है, ये किसका कहना है, ऑप्शंस पे एंथोनी वेलेस, एंथोनी गिडिंस, दीपांकर गुप्ता, वॉलस्टीन यहाँ पर दिया गया है। पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है, ये बात किसके द्वारा कही गई है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें वैश्वीकरण के जनक कौन है, जनक कौन है ग्लोबलाइजेशन के, वैश्वीकरण के कौन है जनक, रॉबर्टसन है। रॉबर्टसन वैश्वीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग समाजशास्त्र में इनके द्वारा ही किया गया था 1992 में, ठीक है। 1992 में 1992 में समाजशास्त्र में सबसे पहले वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्टसन ने, और रॉबर्टसन को ही समाजशास्त्र में मतलब कि वैश्वीकरण का जनक माना जाता है, इसे आप याद रखेंगे। और यहाँ पर वॉलस्टीन है, वॉलस्टीन ने विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया था, विश्व व्यवस्था, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ये इनका वॉलस्टीन का है, इसे आप याद रखेंगे। हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म इनकी पुस्तक है, ठीक है। यहाँ पर वॉलस्टीन है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज में किया, ऑप्शन है यहाँ पर रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, GS घुरिये, हेरोल्ड J. पीके। कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज में किसने किया है, यहाँ पर क्या होगा, कृषक समाज की अगर हम बात करें, कृषक समाज की अवधारणा,
ये कृषक समाज की अवधारणा के जनक कौन है? रॉबर्ट रेडफिल हैं। यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन है संक्रमणशील कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज में, ये हेरोल्ड जे पीके ने किया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, अपराध एक है, देखिए सामाजिक व्यवहार है, अनुमोदित व्यवहार है, असामाजिक व्यवहार है या फिर सामूहिक व्यवहार है? अपराध कैसा व्यवहार है बताएं, अपराध कैसा व्यवहार है? कैसा व्यवहार है अपराध? क्राइम, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया। अच्छा, जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक करके वहां से सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर असामाजिक व्यवहार होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। और अपराध के बारे में मावरर का क्या कहना था? सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन। ठीक है, सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन अपराध है। ठीक है, सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन क्या है? अपराध कहलाता है। ये मावरर के द्वारा कहा गया था। और कानून का उल्लंघन अपराध है, ये किसने कहा था? हैकर वॉल ने। कानून का उल्लंघन है, ये किसने कहा था? हैकर वॉल ने कहा था, ये आपको याद रखना है। लैंडिस ने कहा था कि अपराध एक ऐसा कार्य है जिसके लिए जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण की दृष्टि से हानिकारक घोषित किया है और जिसके लिए दंड देने की जो शक्ति है वो स्टेट यानी कि राज्य के पास ही है। चेतना तो कहते हैं कि अपराध का कोई कार्य या त्रुटि है जिसके लिए कानून के द्वारा दंड का प्रावधान दिया गया है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी महत्वपूर्ण जो यहाँ पर आपको बताई गई है, इनको ध्यान में रखेंगे। और अपराध शास्त्र के जनक अगर पूछा जाए, ठीक है, अपराध शास्त्र के जनक, तो जनक कौन है अपराध शास्त्र के? लोम्ब्रोसो है। ठीक है, लोम्ब्रोसो जनक है अपराध शास्त्र के, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया है? ऑप्शंस में है यहाँ पर अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ, किंग्सले डेविस, सदरलैंड और मेंडल यहाँ पर दिया गया है। बताए आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया है? बताए। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? अच्छा, ये यहाँ पर जो आपको बताया गया है, बताया जा रहा है, ये किसके द्वारा बताया गया है, ये पता है? बताया गया है क्लास में इससे पहले। यहाँ पर क्या होगा? अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और अपराध के तीन प्रकार, व्यवस्था के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, ये किसने बताए? हेज ने बताए। ठीक है, किसने बताए हैं? हेज ने बताए हैं। और अपराध के चार प्रकार, आर्थिक, राजनीतिक, यौन और विविध अपराध, ये बात किसने की है? बोंगर ने की है। ठीक है, बोंगर ने अपराध के चार प्रकार बताए थे। ठीक है, चार प्रकार बोंगर के द्वारा बताए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये रिपीट हुआ है, आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधी अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ। चलिए यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति है जिसे, कौन सी जनजाति में जो सबसे छोटी पुत्री होती है उसको धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है? टोडा, खासी, भील या फिर इनमें से कोई भी नहीं? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर खासी जनजाति होगा। ऑप्शन बी खासी जनजाति होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की? अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खिम, वॉर्ड, यहाँ पर ऑप्शंस है। बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की थी? वॉर्ड ने की थी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।